नमस्ते कंप्यूटर लर्नर्स। चलिए तो आज हम देखेंगे यूपी पुलिस एएसआई स्पेशल सेट फॉर 25 क्वेश्चंस। ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ना कि सिर्फ एएसआई के लिए हैं, आप किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी में आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। अब हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ऑन वेब शर्मा जी हो गया है, जे आई। पहले वाला जो यूट्यूब चैनल था वो जी था, और वो पहले वाला यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है। तो ये है हमारा न्यू यूट्यूब चैनल, और हमारी वेबसाइट भी है websharmaji.com। इसको भी आप विजिट करके देख सकते हैं। चलिए तो आज का है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, न्यू स्लाइड का पूछा है। तो न्यू स्लाइड का मीन्स क्या है? न्यू स्लाइड का मीन्स ये है कि एक तो होता है आपका प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है स्लाइड। प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है आपका फाइल, और स्लाइड का मीन्स होता है आपका पेज। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है वो हम देखेंगे। कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, देन कंट्रोल प्लस एम। तो स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्रिएटिंग a न्यू स्लाइड, शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस एम। अगर हमसे बोला जाए प्रेजेंटेशन के लिए न्यू, तो प्रेजेंटेशन कैसे न्यू बनेगी? कंट्रोल प्लस एन से। और स्लाइड के लिए है कंट्रोल प्लस एन। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट कैसे अलाइन किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में टेक्स्ट कैसे अलाइन होता है? किसकी बात चल रही है? सिर्फ टेक्स्ट की। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंटर, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज जस्टिफाई, फोर्थ ऑप्शन इज लेफ्ट। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज लेफ्ट। आपका जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में लेफ्ट अलाइन होता है, और नंबर्स जो होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ अलाइनमेंट आर अलाउड इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट की किस प्रकार की अनुमति है? तो एमएस वर्ड में कौन कौन से अलाइनमेंट्स यूज कर सकते हैं? तो एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन है राइट, देन थर्ड ऑप्शन है सेंटर, देन फोर्थ ऑप्शन है जस्टिफाई। तो कहीं ना कहीं तक अब हम देख लेते हैं, आगे भी हमें क्राइटेरिया वाइज ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बी और सी, सेकंड ऑप्शन इज सी, ए और डी, देन थर्ड ऑप्शन इज ए, बी, सी और डी। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज ए और डी। तो एमएस वर्ड में कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं? तो एमएस वर्ड में आपके चार टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से अलाइनमेंट्स हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। कहीं ना कहीं तक इनकी सभी की शॉर्टकट कीज भी आपको पता होगी। तो ये होती है आपकी कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल किस लिए होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। और राइट अलाइनमेंट के लिए होती है आपकी कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ई। तो ये किसके लिए होती है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। नाउ लास्ट ऑप्शन इज जस्टिफाई। तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी ई, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई किसके लिए होती है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीओआईपी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस।
VoIP की फुल फॉर्म। तो VoIP की फुल फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। थर्ड ऑप्शन इज वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल। ध्यान से देखना पड़ेगा। वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो VoIP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आर विच टाइप ऑफ सर्विसेज? तो ये किस टाइप की सर्विसेज है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास व्यापार सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। सेकेंड ऑप्शन इज उपभोक्ता सेवाएं, कंज्यूमर सर्विसेज। थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट सर्विसेज। नेक्स्ट ऑप्शन इज लास्ट ई सेवाएं या फिर ई सर्विसेज। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज ई सर्विसेज। तो ये कैसी सर्विसेज हैं? ई सर्विसेज, जिनको हम ऑनलाइन सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा आइकन क्लिक किया जाता है? तो ये बात की जा रही है इंटरनेट एक्सप्लोरर की। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता होगा, पहले हम इसको यूज करते थे, लेकिन अब इसकी जगह यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का। और माइक्रोसॉफ्ट एज में कई सारे एनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। पहले ये इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत बेसिक था, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा के न्यू लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। उसमें काफी अच्छे फीचर्स। तो रिफ्रेश करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन से आइकन का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू एरो सर्कुलर। नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन इज लेफ्ट एरो। देन थर्ड ऑप्शन इज circular one arrow. Then D option is circular right arrow. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में रिफ्रेश करने के लिए डबल एरोस का हम यूज करते हैं, सर्कुलर। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलर एरो सिंबल। यस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंक्स इन ए फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी with n nodes? कड़ियों की संख्या पूर्ण रूप से जुड़े मैश टोपोलॉजी में कितनी होती है? अगर हम किसी भी मैश टोपोलॉजी में कई सारे नोड्स या फिर कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो हम उन कंप्यूटर्स को कितने तरीके से मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास है मैश टोपोलॉजी, और मैश टोपोलॉजी में हम नंबर ऑफ नोड्स को ऐड करना चाहते हैं। तो अभी हमें काउंट तो पता नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो कौन सा फॉर्मूला है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएंगे आप इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन इज n, सेकेंड ऑप्शन इज n minus 1 divided by 2, थर्ड ऑप्शन इज n plus 1 divided by 2, फोर्थ ऑप्शन इज n minus 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, n minus 1 divided by 2। क्या ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड आपने फॉर्मूला क्या आपने मैथमेटिक्स में सुने हैं? और सुने हैं तो कहाँ सुने हैं, वो कमेंट करके बताइएगा जी। तो ये क्या है, कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे,
सच एस आपके पास है टोटल नंबर ऑफ 5 नोड्स। तो देख लेते हैं कौन से टोटल नंबर ऑफ 5 नोड्स है। तो माना हमने 5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, और किस में कनेक्ट करना है? तो मुझे कनेक्ट करना है मैश टोपोलॉजी में। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने? 5। तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 देन इंटू 5 - 1 देन 4। 4 को रख लेते हैं हम ब्रैकेट्स में, तो यहां आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट्स को, तो ब्रैकेट हट जाएगा। फिर उसके बाद हम सॉल्व मल्टीप्लिकेशन को, तो मल्टीप्लिकेशन से आंसर हो जाएगा 20 देन डिवाइडेड बाई 2। फिर हम उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is the interconnection of set of communication devices? निम्नलिखित में से कौन संचार में सक्षम डिवाइसेस के सेट का इंटरकनेक्शन? अगर हम कई सारी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहें तो ऐसे कम्युनिकेशंस को हम क्या कहने लगते हैं? तो क्या इसको नेटवर्क कहते हैं? क्या इसको चैनल कहते हैं? क्या इसको मीडियम कहते हैं? क्या इसको बस कहते हैं? तो अगर हम कई सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे या फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इस वेज को हम नेटवर्क कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? नेटवर्क। जब कई सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 99 है हु डेवलप्ड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बना के तैयार की थी? इसकी बात की जा रही है सी प्रोग्रामिंग। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन इज चार्ल्स बेबेज, देन सेकेंड ऑप्शन इज लैरी वॉल, नाउ थर्ड ऑप्शन इज जेम्स गॉसलिंग, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज डेनिस रिची। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई थी? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी डेनिस रिची ने। कब इसको डेवलप किया था? 1972 में। क्या आप इन सभी ऑप्शंस को जानना चाहते हैं? ये सभी कौन पर्सन है? कहीं ना कहीं इन सभी के नाम आपने सुने भी होंगे। क्या आप पहले से जानते हैं इनके सभी को? तो आप आंसर दे सकते हैं। एक बार फिर से भी मैं भी बता देता हूं, तो आप जान जाएंगे। फर्स्ट है आपका चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट है आपके चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। इनको हम द फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। कब बनाया था इन्होंने? 1837 में। पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1987 में बनाई थी, और ये किसने बनाई थी? वो बनाई थी लैरी वॉल ने। जावा लैंग्वेज किसने बनाई थी? जेम्स गॉसलिंग ने। कब बनाई थी? 1995। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मोस्टली एएसआई में या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है। व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3? तो 3 का डेसिमल कोड कितना होगा? चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ही हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका सभी को पता होना चाहिए। कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो सचेज आपके पास दिया गया है 3, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? तो 3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। तो 3 बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला 8421। इसका यूज करेंगे 8421 का। कैसे कर पाएंगे एक बार देख लेते हैं। तो 8 है क्या इसमें? नहीं। क्या 4 से ये बन पाएगा 3? नहीं। क्या
2 से बन पाएगा 3? यस। क्या 1 से बन पाएगा 3? यस। तो आंसर हमें मिला है 3 इज इक्वल्स टू 001। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी हमने सिर्फ निकाला है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इसको हम चेंज करेंगे ग्रे कोड में। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो डिजिट हमें दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पे 0। कितना दिया गया है? 0। तो 0 को हम जैसे का तैसा ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा नंबर है। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, और किसकी सहायता से? एक ऑपरेशन होता है एक्सॉर। तो 0 0 उसमें हो जाएगा आंसर, एक्सॉर में 0। देन फिर हम ऐड करेंगे 0 + 1। तो 0 + 1 हो जाएगा एक्सॉर में 1। देन एक्सॉर में 1 1 ऐड करेंगे, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका 0। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज 0 0 1 0। तो ये हमने क्या निकाला है? ग्रे कोड। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 1001, 0010, 0110, then 1100। Now correct option is B, 0010। देख लीजिए ग्रे कोड क्या था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको भी ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ बाइनरी नंबर्स 10011 एंड 1101। तो हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है बाइनरीज में। तो बाइनरीज में सम करने के लिए सबको मेथड्स पता होंगे। तो मेरे पास पहले हम आंसर नहीं देखेंगे, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आपके पास नंबर है 10011, देन 11101। कैसे ऐड करेंगे? हम लास्ट से ऐड करेंगे, राइट हैंड की तरफ से। कहां से ऐड करना पड़ेगा? राइट हैंड की तरफ से। ठीक है, तो राइट हैंड की तरफ से हम कैसे ऐड कर पाएंगे? तो 1 1 हो जाएगा आपका 0 और 1। तो 0 लिखेंगे, लेकिन 1 तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो 1 हो जाएगा हमारा कैरी। अब हम आ जाएंगे 1 1 और 0। तो 1 1 और 0 को कैसे ऐड करेंगे? तो यहां से हमें आंसर मिलेगा, तो 1 1 और 0। तो 1 1 हो जाएगा 1 0, देन 0 0 हो जाएगा 0। तो आंसर आ गया 0 1। अब फिर से भी आपका एक कैरी हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 1 और 0 हो जाएगा आपका 1, और फिर 1 1 हो जाएगा आपका 0 1। तो फिर से लिखेंगे हम एक 0 और 1, एक कैरी आ जाएगा। अब है आपके पास 1 और 0, तो ये आ गया आपका 1। 1 1 हो जाएगा आपका 0 1। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अब एक और कैरी आ गया, 1 1 हो जाएगा आपका 1 0। देन 0 और 1 हो जाएगा आपका 1, और एक हमारा था कैरी। तो आंसर आ चुका है आपका 1 1 4 टाइम्स 0। देख लेते हैं, 1 1 3 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0, 1 3 टाइम्स 0 1। तो ये आंसर हमें मिल चुका है यहाँ पे। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 1 4 टाइम्स 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Which language performs the task of inserting, updating and deleting data events? तो डेटा घटनाओं को डालने, अपडेट करने और डिलीट करने का कार्य कौन सी भाषा करती है? तो कौन सी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा को, डिलीटिंग डेटा इवेंट्स ऐड करने के लिए? तो इनमें से है, फर्स्ट ऑप्शन इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन इज डेटा डेफिनेशन, सॉरी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज,
देन थर्ड ऑप्शन इज क्वेरी लैंग्वेज, देन फोर्थ ऑप्शन इज ओ क्यू एल लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? अगर एसक्यूएल होता तो हमें कंफ्यूजन रहता। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। किस लिए यूज करते हैं? डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए और डेटा को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, देख लेते हैं। व्हाट इज एन एरे? तो एरे क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा। एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्या डिफरेंट टाइप्स का कलेक्शन होता है? एक कलेक्शन ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो चेंजेबल होते हैं। एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या ऐसा होता है एरे? एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। समान प्रकार के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस में होंगे? आपके एरे में। मोस्टली जावा स्क्रिप्ट की बात अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जर्नल लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो इसके लिए हम जितने भी एरे बनाते हैं मोस्टली ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सेम टाइप का डेटा स्टोर कराते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू? तो स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन इसमें से सत्य है? क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करती है, लेकिन स्टैक केवल एक सिरा का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी क्यू। सेकेंड ऑप्शन इज क्यू को लिंक लिस्ट की आवश्यकता होती है परंतु स्टैक को नहीं। देन थर्ड ऑप्शन इज स्टैक दोनों सिरे का उपयोग करता है लेकिन क्यू एक सिरे का उपयोग करती है। नेक्स्ट, स्टैक को लिंक लिस्ट की आवश्यकता होती है परंतु क्यू को नहीं। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करती है और स्टैक केवल एक सिरे का उपयोग करता है। तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यू जो है, क्यू जो है वो आपका दोनों सिरों का मतलब टॉप और एंड का भी, और स्टैक सिर्फ एक तरफ का यूज करता है। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से फर्स्ट प्रोग्रामिंग कौन सी है? तो फर्स्ट लैंग्वेज है पर, देन सेकेंड ऑप्शन इज फॉर्ट्रान, थर्ड ऑप्शन इज विजुअल बेसिक, फोर्थ ऑप्शन इज डी इज सी लैंग्वेज। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो है आपकी फॉर्ट्रान, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हम आएंगे, ये सभी लैंग्वेजेस कब बनी है वो भी आपको पता लग जाना चाहिए, तो आप इनमें से देख सकते हैं। तो फॉर्ट्रान को हमने बनाया था 1957 में। देन पर्ल को हमने बनाया था 1987 में और लैरी वॉल ने बनाया था। 1991 में बनी थी आपकी विजुअल बेसिक, जो किसने बना के तैयार की थी? माइक्रोसॉफ्ट ने। देन 1972 में सी लैंग्वेज बनी थी, जो किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने। वो हमने अभी देखा भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
Which symbol is used for else construct in flowchart? तो फ्लो चार्ट के लिए इफ एल्स अगर हमें बनाना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा, कौन सा सिंबल यूज करना होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इज डायमंड, देन सेकेंड ऑप्शन इज पैरेललोग्राम, देन थर्ड ऑप्शन इज ओवल, देन फोर्थ ऑप्शन इज एरो। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज डायमंड। अगर हमें डिसीजन मेकिंग बनाना है, डिसीजन मेकर बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायमंड शेप का। देख लेते हैं ये सभी हम किस के लिए यूज करते हैं। कई सारी शेप्स होती हैं जिनमें से चारों ऑप्शन हैं वो आपको पता ही चल जाएंगे। तो डिसीजन सिंबल के लिए होता है आपका डायमंड, देन पैरेललोग्राम होता है आपका इनपुट और आउटपुट के लिए, देन ओवल होता है आपका स्टार स्टार्ट और एंड के लिए, एरो जो होता है आपका वो होता है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, which of the following is not a valid relational operation? डीबीएमएस में कौन सा वैलिड रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है? तो हम फर्स्ट ऑप्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं क्या? इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं क्या डीबीएमएस में? क्या यूनियन का यूज कर सकते हैं डीबीएमएस में? क्या डिलीट का यूज कर सकते हैं डीबीएमएस में? तो इनमें से वैलिड रिलेशनल ऑपरेशन कौन सा नहीं है? ग्रीन नहीं। बाकी सब हम डीबीएमएस में रिलेशनल ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। ये सभी ऑपरेशंस बताए गए हैं, आप इनको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? तो क्या ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य करता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट का कार्य करता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल ऑफ द अबव वर्क करता है? तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे वो सभी सत्य हैं, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? प्रोसेस को भी मैनेजमेंट करना होता है, सिक्योरिटी को भी मैनेज करना होता है और फाइल को भी मैनेज करना होता है। जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपकी कंप्यूटर, आपके डिवाइस की प्रोसेस भी अच्छी रहेगी और सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी, देन फाइल मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज ए टेक्निक इन विच द सीपीयू। तो सीपीयू में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कौन सी टेक्निक है? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कौन सी टेक्निक है? ट्रांसफर्स डेटा इनपुट और आउटपुट। क्या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इनपुट आउटपुट में यूज करते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को? क्या ट्रांसफर्स के लिए यूज करते हैं? क्या ट्रांसफर्स डेटा वाई नेटवर्क के लिए यूज करते हैं? क्या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को remains idle and does not participate in data transfer? तो डेटा ट्रांसफर में हम इसका यूज नहीं करते हैं। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन? तो प्रिंटर्स का जो रेजोल्यूशन होता है वो किस में मेजर किया जाता है? तो उसके लिए आपके पास है चार ऑप्शंस, जिनमें से पहला ऑप्शन है आपके पास इंचेस, सेकेंड ऑप्शन इज डीपीआई डॉट्स पर इंच, नाउ थर्ड ऑप्शन इज हर्ट, देन फोर्थ ऑप्शन इज एमबी मेगा बाइट्स। तो प्रिंटर्स का रेजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है? तो वो मेजर किया जाता है डीपीआई में, डॉट्स पर
इंचेस में। जो भी प्रिंटर्स होते हैं वो DPI में मेजर किए जाते हैं मोस्टली। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बैंकिंग फॉर फास्ट क्लियरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। तो कई सारे चेक्स को क्लियर करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है जिससे हम जल्दी से जल्दी चेक कर सकें ये चेक सही है या गलत है। तो उसके लिए आपके पास हैं चार ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, जिनमें से हम जानेंगे बार कोड रीडर। और फिर ऑप्शन है आपके पास OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नाउ लास्ट ऑप्शन इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MICR। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मैग्नेटिक इंक करेक्टर या फिर रिकॉग्निशन। इस डिवाइस का हम यूज करते हैं चेक्स को चेक करने के लिए। उस पर एक नंबर होता है, वो मैग्नेटिक इंक का बना होता है, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं MICR। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच स्कैनिंग टेक्निक आइडेंटिफाइज हैंड रिटेन एंड प्रिंटेड टेक्स्ट। तो किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर हैंड रिटेन को हमें डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। डिजिटल टेक्स्ट का मीन्स है कि आप उसको एडिट भी कर सकें अच्छे से। तो उसके लिए ऐसी कौन सी डिवाइस है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड हम गूगल लेंस का भी यूज करते हैं आज की डेट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है MICR, सेकेंड ऑप्शन इज OMR, थर्ड ऑप्शन इज OCR, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज BCR। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। और पहले वाले का आंसर था क्वेश्चन नंबर 21 का MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ stored program where program and data are stored in the same memory। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन ने, एलन ट्यूरिंग ने, चार्ल्स बेवेज ने, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास बिल गेट्स। तो हमें ये किसने बताया था कि आप डेटा और प्रोग्राम को साथ साथ में रख सकते हैं। तो ये बताया था हमें जॉन वॉन न्यूमैन ने। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग की कौन कौन सी स्टेजेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चार स्टेजेस दी गई हैं और हमारे पास चार ही ऑप्शंस हैं। उनमें से हमें बताना है कि पहले हम इनपुट करते हैं, आउटपुट, प्रोसेसिंग करते हैं या फिर स्टोरेज। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। सेकेंड ऑप्शन इज इनपुट, प्रोसेसिंग, storage, output. Now, third option is processing, input, output, storage. Fourth option is input, processing, output और storage। तो इनमें से हम कौन कौन सी स्टेजेस यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। तो ये हमें बताया गया है ऑप्शन नंबर बी में, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर चिप्स। तो कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज चांदी या सिल्वर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोहा या आयरन, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास सोना या गोल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सेमीकंडक्टर या फिर जिसको हम कहेंगे अर्धचालक। तो ये आंसर हो जाएगा डी, अर्धचालक और सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हम लाइट को फ्लो करते हैं और वर्न भी ना करें। तो ये हो जाता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिससे आपकी चिप्स बनाई जाती है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस को विजिट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं onwavesarmaji.com को, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी अच्छे से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।